कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और खबर अब इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई। इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर गंभीर कोशिशें अब होनी शुरू हो गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक प्रस्ताव दिया है, ऐसा हमें सूत्रों से पता चल रहा है। और प्रस्ताव है 10 सीटों का। सपा, कांग्रेस पार्टी और आरएलडी दोनों को मिलाकर के 10 सीटें जो हैं वो देना चाहती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह, जिन्होंने ये खबर हासिल की, आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके पास चलते हैं सीधा। क्या खबर है, जरा बताइएगा थोड़ा डिटेल में विशाल। सौरभ, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, बैठकों का दौर भी जारी है। और इस बीच उत्तर प्रदेश में पता ये चला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा ये बात बोलते रहे हैं कि जहां जिस बड़े दल की भागीदारी होगी वहां उसको ये डिसाइड करना होगा कि वो साथी दलों का कितना सम्मान करेगा और कितनी सीट शेयरिंग उनको देगा। तो जो हमारे पास ताज़ा खबर है सौरभ, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, चूंकि बड़े भाई के हैसियत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तो लिहाजा समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ऑफर दिया गया है कांग्रेस पार्टी को कि आप 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लीजिए। क्योंकि पिछली बार आपने 1 सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में, और अगर 2014 के चुनाव की बात कर लिया जाए तो सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, जिसमें रायबरेली और अमेठी शामिल थी। और पिछली बार अमेठी सीट भी उन्होंने लूज कर दिया था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास कहीं ना कहीं एज इस बात को लेकर के भी है सौरभ, क्योंकि हाल ही में जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी ने 111, राष्ट्रीय लोकदल ने 8 सीटें जीती हैं, यानी लगभग 120 सीटें ऐसी हैं जिसको कि समाजवादी पार्टी ने गेन की थी। वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 2022 के चुनाव में भी मात्र 2 सीटों पर रुक गया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनकी लगातार बैठक चल रही है, तो ये बात बताई गई है कि नगीना सीट जो आती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो अपने सहयोगी चंद्रशेखर उर्फ रावण के लिए छोड़ेंगे। करीबन 4 से 5 सीटें ऐसी हो सकती हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती हैं, और 10 सीटें यानी कि 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को ऑफर की गई हैं। और समाजवादी पार्टी खुद 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो अखिलेश यादव जो लगातार ये बात कह रहे थे कि जो बड़ा भाई होगा जिस स्टेट में, वो ये डिसाइड करेगा कि छोटे भाई को उसको किस तरीके से सम्मान देना है, सीट शेयरिंग देनी है। तो कम से कम सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी इंडिया टीवी के पास आई है सौरभ, उसमें सीट शेयरिंग का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है, आगे अपनी बात करती है, ये सारी चीजें कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस पार्टी को 10 और राष्ट्रीय लोकदल को 4-5 सीटें समाजवादी पार्टी देने के मूड में है। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका ये खबर पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। अब ये बात पहले भी कई बार हो चुकी है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो 1 सीट केवल इस वक्त निकाल पाई 2019 में, आखिर उसकी दावेदारी कितनी सीटों पर बनती है? 10 सीट आपको लगता है एक रीजनेबल नंबर है कांग्रेस पार्टी के लिए, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, अगर इस तरह से देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी अमेठी भी हार गई तो वो लगने लगता है कि 10 सीट तो बहुत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत पाई, और यहां जाकर थोड़ा व्यवहारिक होने की जरूरत है। जो कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 20 सीटें, 21 सीटें या 24 सीटें, तो वो भले अव्यवहारिक हो, लेकिन कहीं कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या बहुजन समाज पार्टी को एकोमोडेट करने के लिए सीटें छोड़ी गई हैं, या अखिलेश यादव के मन में है कि चलो ठीक है, जब थोड़ा और समझौते की टेबल पर आगे बैठेंगे तो 2-4 सीटें और बढ़ा देंगे, तो 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे देंगे। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक धरातल पर सोचें। दोनों का संकट यह है कि अगर एक जगह पर नहीं आए, मैं तो कह रहा हूं जो भी जितनी सीटों पर माने, लेकिन अगर वो मानकर साथ नहीं आए तो शायद उनके लिए उत्तर प्रदेश में जो अपना खाता खोलना है वो बहुत मुश्किल होने जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियों को टेबल पर बैठना चाहिए। राहुल जी, देखिए, जहाँ तक मुझे समझ है, कांग्रेस की अगर हम सीटें देखें तो अमेठी, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे वो दूसरे नंबर की पार्टी रही थी 2019 के चुनाव में। और दूसरा फिर सहारनपुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव और वाराणसी, यहाँ उन्हें 1.5 लाख के आसपास वोट मिले थे। तो जो कांग्रेस का समीकरण होगा या उनकी जो सोच होगी वो इन्हीं सीटों के आसपास होगी कि इसमें से उनको सीटें दी जाए। तो वो ठीक है, 8 से 10 सीटों का उन्होंने बात की होगी, तो उनको वहाँ तक सीटें मिली। अगर हम फिर राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लें तो उनके पास जो है मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, और ये जो जाट और मुस्लिम बेल्ट की सीटें हैं, इसमें उनको लगता है कि वो जीतेंगे। तो इन्हीं में से मुझे लगता है उनको सीटें मिलेंगी। जब अभी जो बात हर्षवर्धन जी ने कही कि आप कांग्रेस पार्टी को मानते हैं कि तो 1 सीट जीती हुई पार्टी है, तो सच बात है कि भाई समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीती थी? 5 सीटें जीती थी, उसमें से भी 2 सीटें उपचुनाव में हार गई। जो सीट अखिलेश यादव जीते थे और उसके बाद विधानसभा में आ गए तो खाली हो गई, वो सीट भी वो पार्टी हार गई।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत वहां जो है कोई औकात वाला मामला सबका जो है बहुत ऊंच नीच वाला है। देखिए, ऐसा नहीं जब है। लोकसभा चुनाव होते हैं तो मुझे लगता है, देखिए हम 2014 2019 के चुनाव में जब पूरा जो बात हो रही थी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो रही थी, उन्हीं के नाम पे सारे वोट पड़ रहे थे, इसमें भी होगा, लेकिन ये सोच इन पार्टियों की जरूर होगी कि ये 2014 या 2019 तरह के चुनाव उनको नहीं लगता होगा कि वैसा चुनाव होने जा रहा है, तो इसलिए ये सोच इनके भीतर। मुझे लगता है कि 10 सीट अगर अखिलेश यादव कांग्रेस को दे रहे हैं तो रिजनेबल है, और कांग्रेस को इसी सीट के आसपास मानना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की अब हैसियत क्या बची है? पूरे लोकसभा चुनाव अगर 2019 का देखो तो 50 लाख वोट मिले थे कांग्रेस को, 6% वोट मिला था। अजीत सिंह की पार्टी, जो उनके बेटे जयंत सिंह देख रहे हैं, उनको कितना वोट मिला था? 1.72% वोट मिला था, कुछ 15 लाख वोट मिला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये अपनी वास्तविकता पहचानना चाहिए कि उसकी हैसियत 2 या 3 से ज्यादा सीटें जीतने की नहीं है। 5-7 सीटें पे वो सेकंड नंबर पे रहती है, तो 10 सीटें अगर देते हैं अखिलेश यादव, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करना चाहिए। और 10 सीटों पे फोकस अगर ढंग से करेगी, संगठन मजबूत करेगी, अच्छा उम्मीदवार उतारेगी, तो कांग्रेस की 5 से 7 सीटें जीतने की स्थिति बन सकती है। कांग्रेस 25 सीटें ले और 1 सीट जीते, इससे बेहतर है कि कांग्रेस 10 सीटें ले और 8 सीटें जीतने की वहां अपनी स्थिति बना ले। यह कांग्रेस के लिए ज्यादा जरूरी है। मुझे लग रहा है 10 सीटें ज्यादा कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। तो अखिलेश यादव का 18 से 19% का वोट बैंक है, मायावती का 19 से 20% का वोट बैंक है, जो पिछली बार मिलकर चुनाव लड़े थे। उसके बाद भी वो 5 और 10 सीटों पे टिक गए थे। बसपा को 10 मिली थी, अखिलेश यादव को 5 सीटें पे जीते थे। तो मुझे लगा कि कांग्रेस की हैसियत वहां पर 10 सीट ज्यादा नहीं है और उन्हें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, आप इसे कांग्रेस पार्टी क्या रिएक्ट करती है और फाइनली कितनी सीटों पर डील होती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, पता चल जाएगा कुछ दिनों में। बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो कहा जा रहा था कि 3-4 हफ्तों के अंदर सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा, उस दिशा में अलायंस के लोग जो हैं वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है और ये राम मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को। खबर यह मिली है कि ममता बनर्जी अयोध्या नहीं जाएंगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ममता बनर्जी, ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। कल ही हमने देखा था लेफ्ट पार्टीज की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है। इसके अलावा बहुत समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा था कि हम उसमें बाबरी मस्जिद ही ढूंढते हैं, खोजते हैं, हमारे लिए वहां जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। अब ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम से किनारा कर सकती हैं, ऐसी खबर आ रही है। अब राजनीति ये लोग कर रहे हैं जो निमंत्रण पाने के बावजूद उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, या ये कार्यक्रम वाकई जो है वो राजनीति से ग्रसित हो गया है इसलिए। हर्षवर्धन जी, हैरानी हो रही है पहले आपको क्या सुनकर कि ममता जी नहीं जाएंगे? नहीं, कतई हैरानी नहीं हो रही है। संकट ये है कि आपने जिस तरह से राम का विरोध किया है, अब कोई भी कह सकता है कि भाई राम का विरोध कहाँ किया, हम तो राम को पूजने वाले लोग हैं, हम हिंदू हैं, सबके राम हैं। लेकिन जो होता दिखा वो लोगों को याद है, वो सबके ध्यान में है कि किन किन पार्टियों ने क्या क्या बयान दिया था, किस तरह का व्यवहार किया था। अब दूसरा क्या है, लोकसभा चुनाव आने वाला है। अब भले यहां से हम बैठकर कह देंगे ममता जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अभी कल ही तो हम लोग कहानी कुर्सी की क्या चर्चा कर रहे थे कि बंगाल में सबसे जो कहें कि मजबूत पक्ष अगर ममता जी का है वो है कि 27%, शायद इतना ही ना राहुल जी, 27% जो मुस्लिम मतदाता समूह है। तो आप ये चाह रहे हैं कि वो बड़ा दिल दिखाने के चक्कर में इतना बड़ा मतदाता समूह वो एकदम से छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। दूसरा, आप वहां का एक कहें कि दृश्य की कल्पना कीजिए। वहां नरेंद्र मोदी बैठे होंगे, पूरी संभावना है कि सरसंघ चालक जी बैठे होंगे, योगी आदित्यनाथ बैठे होंगे, राज्यपाल महोदया बैठी होंगी, ढेर सारे संत बैठे होंगे। और जो कार्यक्रम की सूची गई है, मेरी जो जानकारी है कि सबसे बड़ा उसका हिस्सा वो संत हैं, यानी राम मंदिर की इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सबसे बड़ी संख्या में आने वाले, जिनको आप अंग्रेजी में सेलिब्रिटी कहते हैं, वो हैं जो साधु संत हैं। और उसके बीच में विपक्षी नेताओं का मंच लगेगा। अब आप कल्पना कीजिए कि वहां वो किस तरह से जाएं, कौन सी भाव भंगिमा होगी, हर वक्त उनके कैमरे लगे होंगे, कोई पूछेगा सवाल, पता चला उसमें से कुछ निकल गया, तो मुझे ये अप्रत्याशित नहीं लगता। और राजनीतिक तौर पर उनका ये स्टैंड भी एक तरह से ठीक जान पड़ता है। अब ये मुश्किल जरूर है कि जिसको हम सुनते हैं, जैसे मैं अभी आज जब सुबह चला तो मैंने देखा कि सैम पित्रोदा जी का एक बयान आया, अभी दिखाते हैं, तो उसमें भी हमने यही देखा, यही वाला खतरा कि राम मंदिर उनको डरा रहा है। तो शायद ममता जी को भी वही डरा रहा है कि 24 का ये राम मंदिर कहीं देश की राजनीति को पूरी तरह से परिवर्तित न कर दे, इसलिए ममता जी नहीं जा रही। अप्रत्याशित नहीं है उनकी राजनीति। सैम पित्रोदा जी का आपने जिक्र किया, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।
कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, राजीव गांधी के बड़े करीबी हुआ करते थे, वो आज से नहीं पहले से कहते रहे कि भाई देश में मंदिरों की बातें होना, धर्म की बातें होना इतनी गरीब देश के अंदर क्यों जरूरी है, या क्या राम मंदिर हो जाने से बेरोजगारी, महंगाई सब दूर हो जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी क्या? वही बात वो दोबारा कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए एक बार। Too much importance given to religion. We are on wrong direction. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. बात होती है हिंदू टेम्पल की, बात होती है राम भगवान की. This is not how you build a modern nation. And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. Is Ram Mandir the real issue? Or Berojgari is a real issue? Is Ram Mandir the real issue? Or Mahንगाई is a real issue? Is Ram Mandir is the real issue? Or the air pollution in Delhi the real issue? स्वामी पित्रोदा को ये बात अखर रही है कि इतनी चर्चा देश के अंदर राम मंदिर की क्यों हो रही है, और देश का प्रधानमंत्री जो है वो मंदिरों में क्यों जाता है, इतना वक्त मंदिरों को क्यों देता है, उसका काम नहीं है ये करने का। ये सोच कोई देश के अंदर नई सोच नहीं है, 2014 से पहले तो यही सोच हावी ही थी, और इसी सोच को आप कह सकते हैं टक्कर देने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे, और आज वो जिस विचारधारा से आते हैं कि भाई इस देश के इतिहास में इसकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक धर्म है, एक संस्कृति है, और आप अपने आप को अगर उससे उखाड़ फेंकेंगे, अलग कर लेंगे उससे, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के रहेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत में जिसकी रूह में जो है या आत्मा में जो है वो धर्म बसता है, क्या वो किसी और देश या मैं कहूँ कि चीन की तरह क्या हो सकता है, जहाँ पे सरकारें धर्म को जो है कोई तवज्जो नहीं देती हैं या एथिस्ट उसको ज़्यादा मतलब आगे प्रोपगेट करती हैं? क्या ऐसा संभव है? क्या हमारा देश वैसे चल पाएगा? दूसरा, ये कहना कि बाकी देशों में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी चर्च को लेकर बहुत ज़्यादा आस्था है, वहाँ पे भी जो है वहाँ के नेता जो है वो चर्च के जब समारोह होते हैं या क्रिश्चियन समारोह होते हैं तो वहाँ जाते हैं, ऐसा थोड़ा कि वहाँ नहीं जाते हैं। तो ये कहना, ये सारी बातें जो है हमारे देश के संदर्भ में जो है वो सही नहीं है। हमने ममता बनर्जी की भी बात की थी बीच में, मैं उसी में आपको थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। देखिए, अगर हम विधानसभा चुनावों की पीछे बात करें, ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही हैं, ये अच्छा होता वो जाती, लेकिन उनकी राजनीति शायद ये उनको नहीं मतलब उनके लिए ये सही नहीं होगा कि उनकी राजनीति ये इसको परमिट नहीं करती हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद और मालदा ये दो ऐसे रीजन हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है, और विधानसभा के चुनावों में 80% सीटें जो है टीएमसी, वहाँ की 80% सीटें टीएमसी जीती थी। 50% के आसपास शायद मुस्लिम पॉपुलेशन होगी तो ऑलमोस्ट। जहाँ से आप 80% सीटें जीत रहे हैं वहाँ पे आप क्या मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं? दूसरा, इस वक्त जो चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है, 292 जो विधानसभा सीटें हैं, मैं इसको लोकसभा में कन्वर्ट करके आप बताऊंगा, 292 जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी ने 200 सीटों पर लगभग 290 सीटों पर लगभग सीधी लड़ाई जो है टीएमसी और बीजेपी के बीच में कर ली है पिछले कुछ समय में, चाहे विधानसभा और लोकसभा की जब आप बात करेंगे तो ऐसा समीकरण बीजेपी ने बना दिया है। ऐसे में ये और ज़रूरी ममता बनर्जी को लगता है, टीएमसी को लगता है कि वो ऐसे किसी भी कार्यक्रम में, ऐसे किसी भी जो आयोजन है उसमें ना जाएं जिससे उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक जाए। लेकिन तो ये जो इस गठबंधन में जितने नेता हैं, अब कौन जाएगा, कौन कौन मना कर देगा, अभी तो पता नहीं। अब सोनिया गांधी, खड़गे साहब जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी हमको नहीं मालूम है उस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन आप इनके अलग अलग राजनीति देखिए कैसी कैसी है। कांग्रेस पार्टी, आज राहुल गांधी वाली कांग्रेस पार्टी, वो क्या सोच रखती है? सैम पित्रोदा उस सोच से आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि भाई ये सरकारों का काम नहीं है कि आप मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करने के लिए जाएं, प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये सब काम। ममता बनर्जी को अपने राज्य के अंदर सड़क पर कोई नमाज पढ़ रहा है उससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ममता बनर्जी को दरगाह जाने से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, उनको मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स करने से बिल्कुल परहेज नहीं है।
लेकिन ऐसे हिंदू आयोजनों पर वो जाएंगे तो उनको वोट का नुकसान हो जाएगा। तीसरा सैंपल शिवसेना। अभी क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे भरे मंच से, क्या कह रहे हैं? अरे तुम लोग तो भाग गए थे जब बाबरी मस्जिद टूट रही थी। भाजपाइयों के लिए कहा उन्होंने कि तुम तो भाग खड़े हुए थे अयोध्या से। शिव सैनिक जब वहां हथौड़ा चला रहे थे, मंदिर का गुंबद, मस्जिद का गुंबद तोड़ रहे थे, तो बीजेपी वाले कहां थे? वो इसको गर्व के साथ ओढ़ रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी साहब, और वो राहुल गांधी के पार्टनर हैं इस अलायंस के अंदर। सोचिए आप, मतलब कैसे मुमकिन हो सकता है ये? देखिए सौरभ जी, सबको अब तो अपना वोट बैंक बचाने की चिंता है। सेम पिपुत्रा ने जो कहा है वो कांग्रेस की ही सोच है। कांग्रेस जानती है इस बात को कि अगर सोनिया गांधी अगर जाएगी, राहुल गांधी जाएंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर जाएंगे, तो जो मुसलमान वोट बैंक उन्हें लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव से, तेलंगाना चुनाव से नहीं मिल रहा है, और उनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट उनकी तरफ शिफ्ट होने वाला क्षेत्रीय दलों से, तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, लालू प्रसाद नीतीश को रोकेंगे कि भाई एमवाय समीकरण है हमारा वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। नीतीश नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे बार बार क्यों बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन से अलग रहा क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे का वोट बैंक कोर हिंदुत्व का वोट बैंक है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि मुस्लिम जो महाराष्ट्र के वो शिवसेना को वोट नहीं करते, वो वोट तो राष्ट्रवादी कांग्रेस को करेंगे। शिवसेना का जो मूल वोट बैंक है वो तो आक्रामक हिंदुत्व का रहा है, तो वो तो चाहते हैं कि अगर मैं जब तक राम मंदिर पर नहीं बोलूंगा मेरा वोट बैंक मेरे से जुड़ा रहेगा, और इसी कारण वो लगातार बोल रहे हैं। बताना चाहते हैं कि भले ही मैं कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी के साथ चुनाव लड़ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मेरा हिंदुत्व सबसे मजबूत है और मैं हिंदू का पक्षधर हूं। और बाबरी मस्जिद गिराने में शिवसैनिक सबसे आगे थे। ये बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा की शिवसेना है, और हिंदू जो वोटर मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जुड़ा हुआ है वह शिवसेना के साथ जुड़ा रहे। और मुझे लगता है अयोध्या में बाल ठाकरे की इच्छा थी कि शिवसैनिक हमेशा वहां जाते रहे, अब बाल ठाकरे नहीं रहे तो उद्धव ठाकरे जाएंगे, आदित्य ठाकरे जाएंगे, और होके भी आए आदित्य ठाकरे। वैसे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी जाएगी, मेरी राय है, आपकी राय में जानता, मतलब कांग्रेस नहीं अफोर्ड कर सकती है ऐसे कार्यक्रम में ना जाना। किस स्थिति में नहीं जाएगी? सोनिया नहीं जाएगी इसमें। अब मल्लिकार्जुन अब वो स्वास्थ्य का हवाला ले लें तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन खड़गे साहब मुझे लगता है कि जाएंगे। अब कोई कांग्रेस पार्टी केवल कोई मुसलमानों के वोट पर चलने वाली पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी को 20 करोड़ वोट मिलता है, 20% वोट मिलता है। नहीं, जाना ही चाहिए। लेकिन सौरभ जी देखिए, सत्यनारायण गंगाराम जी बोल रहे हैं। अभी सत्यनारायण गंगाराम जी जो सैम पित्रोदा हो गए हैं। एक सेकंड मैं भी सोचने लगा आप किसकी बात कर रहे हैं। ये अब मतलब क्या कहें, देश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ तो आदमी थोड़ा सा 2 मुट्ठी चाउर, थोड़ा सा वही अच्छत कर लेता है, हल्दी लगा लेता है, सत्यनारायण कथा सुनता है, कहता है सब बढ़िया होगा। जीवन की जो मुश्किलें होती है वो भूल जाता है। और सत्यनारायण गंगाराम जी को अमेरिका जाना पड़ा। उनका दोस्त यहाँ का प्रधानमंत्री रहा, तब भी उनका ज़्यादातर समय अमेरिका बीता था। अभी भी वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन हैं। अभी वो ये बता रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, प्रधानमंत्री क्या स्कूल लाइब्रेरी जाते हैं कि नहीं, साइंटिस्टों से मिलते हैं कि नहीं। अरे मिशन चंद्रयान विफल हुआ तब भी पीएम का ही कंधा था, वैज्ञानिकों का सर था, तब भी वही खड़े थे वहां रोते हुए वैज्ञानिकों को सहारा देने के लिए। जब सफल हुआ तब भी दुनिया के दूसरे हिस्से में थे, फिर भी वहां से तिरंगा लहरा रहे थे। जब स्कूल की लाइब्रेरी की बात आती है तो मॉडर्न से मॉडर्न क्लासरूम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले गुजरात में शुरू करते हैं, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू कर देते हैं। पीएम जो अटल स्कूल हैं उनमें आप जाके देखिए किस तरह के नवाचार हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब आपको दिखता है? क्या ये आपको दिख रहा है कि मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं कि जब ये लोग कहते हैं कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये जो नौजवान हैं जो 4 लोग 5 लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं और 3 साल में कहते हैं कि जब तक ब्रेक इवन होगी कंपनी तब तक हम यूनिकॉर्न बन जाएंगे, यानी 7,000 करोड़ की कंपनी बना लेंगे। इनको नहीं दिखता है जब हमारे देश की विश्वविद्यालय वो अब दुनिया की जो अलग अलग विश्वविद्यालयों की रैंकिंग आती है उसमें उनकी स्थिति बेहतर होती जा रही। जब हम दुनिया के सबसे ज्यादा इनोवेटर कंट्री हैं, अभी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे आगे निकल रहे हैं, हम पेटेंट कराने लगे। हम जहां पीछे रहा करते थे, हमारी हल्दी कोई और लेके भाग जाता था, हमारी बासमती कोई और लेके भाग जाता, अब हम जीआई टैगिंग करते हैं। हमें पता है यूरोप में जाएगा प्रोडक्ट, आलू कहां है, कितने किलो का है, न्यूट्रिशन कितनी है, उसमें कैसे बना है, खाद कौन सी डाली, हम बता दे रहे हैं। और सत्यनारायण गंगाराम जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ राम मंदिर के चक्कर पड़े। राम तो हमारी आस्था है। और देखिए ना, एक राम मंदिर आया, आज अयोध्या उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहा है। तो सत्यनारायण गंगाराम जी को थोड़ा सोचना चाहिए। और यही वाली सोच है जो राहुल गांधी को जाके लंदन में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, यूरोपीय यूनियन के पत्रकारों के साथ बुलवा देती है कुछ न कुछ। तो गंगाराम जी को थोड़ा सोचना चाहिए, उनके माता पिता ने क्या सोच के सत्यनारायण भी रखा, गंगाराम भी रखा, थोड़ा तो कम से कम इनको सोचना चाहिए। लेकिन जैसे सैम पित्रोदा जो बात कह रहे हैं, ये क्लासिक नेहरूवियन सेक्युलर थॉट है।
जिसको हम लोग किताबों में पढ़ते थे, ये वो उसकी बात करे। और ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि सैम पित्रोदा कोई किसी भुलावे में आकर की ये बातें कह रहे हैं। सैम पित्रोदा इसमें यकीन करते होंगे तभी वो ये बात कह रहे हैं। जैसे ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि चर्च और गवर्नमेंट, इन दोनों का मेल नहीं होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, यानी धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग होने चाहिए। तो उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं अभी भी देश के अंदर, सैम पित्रोदा उनमें से एक है। क्या वेस्ट में ये भी चलन है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो प्रतिनिधि है वो चर्च ना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है। और क्या जब हम बात करते हैं कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो क्या सेकुलरिज्म हमारे देश में ये था कि हिंदू जो है उनको जो हमारे देश के जितने भी संसाधन हैं उस पर उनका हक नहीं है और पहला हक किसी और का है? ये भी नहीं है। सेकुलरिज्म जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहती है वो ये कहती है कि आप अपने धर्म का भाई आप अनुसरण करें, कोई रोक थोड़ा रहा है आपको। आप अपने धर्म का अनुसरण करें और जो देश का चीजें हैं, जो देश के संसाधन है, उनका प्रॉब्लम है कि राम मंदिर जैसी चीज, राम का मंदिर एक नेशनल प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, एक राष्ट्र का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। इसमें तो सारा चंदा जो है लोगों का दिया हुआ है। सिर्फ चंदे की बात नहीं, थॉट के लेवल बनाना कि भाई पूरा देश जो है राम मंदिर के अभियान में लगा हुआ है, ये ठीक नहीं है देश। लेकिन ये बताइए, मैं तो एक लाइन जोड़ता हूं जो अभी राहुल जी ने कहा, उस सवाल का जवाब सोचना चाहिए लोगों को। सेकुलरिज्म ही है ना इस देश में? पहली बात तो सेकुलरिज्म भी फर्जी वाला है यहाँ। आखिर इस देश के लोग जो हिंदू मानते थे कि बाबर आक्रमणकारी था, उसके सेनापति ने बड़ा गंदा काम किया, हमारे भगवान राम के बाल लीला जहां उन्होंने की थी वहां जाके मस्जिद बना ली, और उसके बावजूद जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो एक हिंदू ने सवाल नहीं खड़ा किया कि क्यों बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी। नहीं खड़ा किया ना। और इसीलिए हम सबकी भावना, सबकी आस्था, हर किसी की जो सम्मान का जो शीर्ष होता है उस पर हम मानते हैं। लेकिन जब हमें कहा जाता है कि ना 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 राम मंदिर की तरफ मत बात करना, अभी बेरोजगारी वाले पे करना है, तो याद आ जाता है नेहरू जी इसीलिए हिंदू ग्रोथ रेट पर रह गए। 2.5%, 3%, 4% ग्रोथ रेट हो तो कहो हिंदू ग्रोथ रेट है। यानी जो कुछ भी आपको गड़बड़ दिखे उसको आप हिंदू से जोड़ दीजिए। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि रिलीजन और गवर्नमेंट ये जुड़ नहीं सकते, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ये पूरी तरह से इस देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का समुच्चय है, और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के पैसे से बन रहा है, उसमें सरकार की चवन्नी नहीं लग रही। इसलिए इस तरह का ज्ञान देने वाले लोग पहले जान जाए कि जिस वेस्ट में बैठ के वो सब बता रहे हैं वहां बाइबल पर शपथ लेकर राष्ट्रपति बनता है, ये समझना चाहिए। यहां देश के संविधान की शपथ लेकर। देखिए, अगर मैं एक और शॉर्ट में राहुल जी मैं एक छोटा सा बोलूंगा कि मैंने नहीं कभी कांग्रेस को देखा कि उन्होंने ये कहा कि चीन में मस्जिदें तोड़ दी गई। कभी कहा कांग्रेस ने कि चीन खराब है? कोई नहीं बोलता, चीन के मामले में कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते भाई? आपने कश्मीर में जब मंदिर तोड़े गए तो क्या किसी ने बोला कि कश्मीर में मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, ये गलत है? तो मुझे लगता है सेकुलरिज्म की जब आप बात करेंगे तो उस धर्म की भी बात करनी पड़ेगी जो इस देश में प्रोमिनेंट धर्म है, जिसके 80 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पे रहते हैं। ठीक।